दहक कर चिंगारी अंगार बनती है, रगड़ी जाती है जो टहनी वही पतवार बनती है। कुम्हार जिस मिट्टी को बेकार समझ कर रौंदता है वही एक दिन मीनार बनती है, वही एक दिन मीनार बनती है। और में मेरा लायक वर पुत्र पैदा होगा जो मेरी समाधि पर फूलों की वर्षा करेगा। महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे बीच से 1890 में हमारे बीच से चले गए, लेकिन ये कुदरत है, ये प्रकृति है, समय समय पर किसी न किसी को भेजती रहती है। कुदरत ने 1890 में महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे बीच से चले गए। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भेज दिया। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भेज दिया। ये कुदरत है। 15 मार्च 1934 को मानवर कांसीराम साहब को पंजाब की धरती पर भेज दिया और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच से चले गए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। 15 जनवरी 1956 को मानवर कांसीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को इस कुदरत ने भेज दिया। आज आप लोग जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्ष से भरा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां उठाई हैं। उनका अभी आप फोटो देखें, कहीं पर भी उनका चित्र देखें, उस चित्र पर आप देखिएगा उनके चेहरे पर कहीं मुस्कान नहीं आई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हंसे नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्यों नहीं हंसे? जब भी इस समाज की तरफ देखते थे तो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। किस तरह से इस समाज का भला होगा जहां पर इतना भेदभाव था, जहां पर इतना ऊंच नीच था। उस ऊंच नीच का भेदभाव को देख करके बाबा साहब बहुत दुखित होते थे। यहां तक ही नहीं, अगर उनकी शिक्षा के बारे में देखें, कैसे उनका एडमिशन होता है, वहां मुश्किल से तो एडमिशन होता है और ये तय होता है कि आप टाट और पट्टी घर से लाएंगे। इन सारी विषम परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जहां पर मेरे समाज के लोगों को, जो शूद्र अनुसूचित जात के लोग थे, उनको एक तालाब का पानी भी पीने को मुयस्सर नहीं होता था। जिस तालाब का पानी जानवर पी सकते थे, सुअर पी सकते थे, लेकिन इस अनुसूचित जात के लोगों को वहां का पानी भी मुयस्सर नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महागांव चौबदार तालाब का आंदोलन किया और यहां तक ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्ष से भरा है। कहीं से देखें, बाबा साहब जीवन पर्यंत उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं आई। बाबा साहब अंबेडकर तो MA, PhD, DSc, DLit, बार लॉ कई भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन जब इस समाज की तरफ सोचते थे तो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्ष से भरा है। बाबा साहब की चाहत थी, बाबा साहब की सोच थी, जिस समय देश आजाद हो रहा था, देश आजादी के पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से कहा, वायसराय से कहा, आप देश से तो हमारे चले जाएंगे, देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हमारे लोग एक गुलामी से छूटेंगे, दूसरी गुलामी में फंस जाएंगे। कुछ ऐसा करिए, इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी आर्थिक स्थिति और इनकी शैक्षिक स्थिति मजबूत हो सके। बाबा साहब 1927 में इस बात को कहा तो उस अंग्रेज ने कहा, जो कुछ कहना है मेमोरेंडम दीजिए, लिख के दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जाते हैं और लिख करके देते हैं। बाबा साहब जब मेमोरेंडम लिख के दिए तो उसी समय
अंग्रेजों के समक्ष, लॉर्ड लिथियन के समक्ष एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का गठन किया गया। वो कमेटी जब गांव में आई, महात्मा गांधी बहुत होशियार थे। महात्मा गांधी ने सोचा, अगर इस कमेटी में सब लोग अपने को बता देंगे तो जिन लोगों ने अपने को, उस जो कमेटी जब गांव में आई लॉर्ड लिथियन के समक्ष, तो जिन लोगों ने अपने काम धंधे को बताने का काम किया वो उस शेड्यूल में आ गए। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे ये डॉक्टर अंबेडकर सबको अछूत बना देगा। तो उन्होंने कुर्मी से भी कहा, और कहार कुर्मी से भी कहा तुम छत्री हो, यादव से भी कहा तुम छत्री हो, इत्यादि बता करके, छत्री बता करके वही टीम जंगलों में गई। तो वही टीम जंगलों में गई तो 18% आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के लोगों को कराने का काम किया। वही टीम जंगलों में गई तो शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 5% आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1928 में ही करा दी। 1928 में ही 23% आरक्षण की व्यवस्था करा दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हृदय कितना विशाल था। बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा कि एक भाई की तो समझ में आ गया, दूसरा भाई इनके चक्कर में फंस गया, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब भारत का संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, भारत के संविधान में 1932 में ही अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था हो गई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हृदय कितना विशाल था। बाबा साहब अंबेडकर को जब भारत का संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, भारत का संविधान जब लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान लिखा। और उस संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों को 27% के आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में की। आर्टिकल 340 में की। बाबा साहब ने सोचा जिस दिन ये संविधान लागू होगा, जिस दिन ये संविधान लागू होगा उस दिन पिछड़े वर्ग के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, हमारा देश आजाद हो गया, हमारे देश की सरकारें बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, वो आरक्षण पिछड़े वर्ग को नहीं मिला। उनकी बिटिया प्रधानमंत्री बनती है, इंदिरा जी बनती हैं, तब भी आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण को दबाए रखे। भाई मोरारजी देसाई जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो वो रिपोर्ट फिर से दी गई। भाई मोरारजी देसाई ने कहा ये तो रिपोर्ट 26 वर्ष पुरानी है, ये रिपोर्ट 26 वर्ष पुरानी है, इसका फिर से रिव्यू कराया जाए। तो फिर से रिव्यू हुआ। बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन का फिर मंडल कमीशन आया। और मंडल कमीशन जब आया तो आरक्षण मिल जाना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब पार्लियामेंट चलती है तो उसके अंदर ही देखा जाता है किन किन जातियों का कितना ग्रोथ हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है। आईएएस रैंक के सचिव बैठते हैं, देखते हैं कितना ग्रोथ हुआ है। आरक्षण नहीं मिला। 26 वर्षों के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो भारत के संविधान में सब कुछ लिख दिया, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण कब मिलता है पिछड़े समाज के लोगों को, मैं ये बताना चाहता हूं। 1989 में 3 एमपी और 11 विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीतते हैं। 1989 में 3 एमपी और 11 विधायक जीतते हैं। मानवर कांसीराम साहब ने बाम सेब के माध्यम से नारा दिया था। बाम सेब क्या था? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉयड फेडरेशन बना करके जो पिछड़े समाज के लोग, जिस समाज के लोग सरकारी नौकरियों में
सरकारी नौकरियां कर रहे थे, जो आईएएस थे, पीसीएस थे, जो अहिरगढ़िया, काची कुर्मी, लोहार, कहार, बड़ई, सुनार, तेली, तमोली, मुसार, दुसाद समाज के लोग सरकारी सेवा में जो नौकरी कर रहे थे, साहब कांसीराम उनके पास गए। साहब कांसीराम ने कहा, आप तो अच्छी नौकरी कर रहे हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन जिस समाज से निकले हो वो समाज आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। उस समाज को आप क्या दे रहे हो? उस समाज को आप क्या दे रहे हो? 5% लोग तैयार हुए, ज्यादा तैयार नहीं हुए, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब जब 5% लोग तैयार हो गए तो मानवर कांसीराम साहब ने बाम सेव के माध्यम से नारा दिया था, आरक्षण से लेंगे, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे पीएम सीएम। ये नारा मानवर कांसीराम साहब ने बाम सेव के माध्यम से देने का काम किया। 6 दिसंबर 1981 को DS4 का गठन हुआ। 6 दिसंबर 1981 को जब DS4 का गठन हुआ, हमारी बात और बनी तो मानवर एक अराजनैतिक संगठन मानवर कांसीराम साहब ने DS4 बनाया और DS4 के माध्यम से ये नारा दिया। आज तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ सर्व समाज के लोग खड़े। मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया और कलम का उदाहरण देते हुए बताया, इस देश की पॉपुलेशन में जो ये 85% कमेरे हैं, इस देश की आजादी में जो 85% कमेरे हैं, जो इस धरती का सीना चीर करके अन्न उगाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, घर मकान बनाते हैं, इनकी संख्या इस देश में 85% है। ये 85% के लोगों को साहब कांसीराम ने जो समाज 6743 जातियों में बटा है, उस समाज में भाईचारा पैदा करके क्यों न मैं अपने समाज के लोगों को हुक्मरान समाज बनाऊंगा। और साहब कांसीराम ने DS4 के माध्यम से नारा दिया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये नारा मानवर कांसीराम साहब ने दिया, DS4 के माध्यम से नारा दिया। और जब 14 अप्रैल 1984 को जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, बाबा साहब के संघर्ष करो के नाम पर जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई साहब कांसीराम ने, और बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करो के नाम पर जिस समय 1989 में 3 MP और 11 विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीते, मानवर कांसीराम साहब ने उसी समय BP सिंह को प्रधानमंत्री बनना था, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार गिरी थी और BP सिंह को प्रधानमंत्री बनना था। 3 MPओं की जरूरत थी, 3 पार्लियामेंट की जरूरत थी। वो साहब कांसीराम के पास गए BP सिंह ने कहा, मुझे समर्थन दे दो, मुझे समर्थन दे दो। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा, मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूं। ये कह रहे थे आपके 3 MPओं को मैं मंत्री बनाऊंगा। वो 3 MP कौन थे? मैं आपको बताना चाहता हूं, कहे मैं आपके 3 मंत्रियों को MP बनाऊंगा। मानवर कांसीराम साहब ने कहा, मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी ये 3 मांगे हैं, इन 3 मांगों को पूरा करने का आप काम करिएगा। वो 3 मांगे कौन थी? अभी कल प्रधानमंत्री जी आए थे, बड़ा रुपट्टा डाल लिए थे, नीला रुपट्टा डाल लिए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, मानवर कांसीराम साहब ने जो 3 बातें कही, नंबर 1 कहा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करो। BP सिंह से कहा, आप भारत रत्न से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित करो और मंडल कमीशन लागू करने का काम करो। ये बात मानवर कांसीराम साहब ने BP सिंह से कही। उनकी सरकार बनी, 3 MPओं का समर्थन मिला। वो 3 MP कौन थे? वो 3 MP थे, आजमगढ़ से जीते थे हरिभजन सिंह लाखा जी, और पंजाब से जीते थे हरिभजन सिंह लाखा जी, और आजमगढ़ से जीते थे रामकृष्ण यादव जी, और हरोड़ा से बहन कुमारी मायावती जी चुनाव जीती थी। ये 3 MP थे। जब BP सिंह प्रधानमंत्री बने
जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किसने कराया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कराने का काम बहुजन समाज पार्टी ने कराया और किसी ने नहीं कराया। न कांग्रेस ने कराया, न बीजेपी ने कराया। आज बीजेपी के वही लोग, कल बीजेपी के वही लोग आए थे, नीला दुपट्टा डाले थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मानवर कांसीराम साहब का स्वास्थ्य खराब था, मानवर कांसीराम साहब का स्वास्थ्य खराब था, उनके इलाज के लिए पैसा रखा था और उस इलाज के पैसे को, उस इलाज के लिए रखे पैसे को सीबीआई लगा करके इनकम टैक्स वाले उस पैसे को उठा करके ले गए थे। एक कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। इसे आपको सोचना होगा, इसे आपको सोचना होगा। वो नीला दुपट्टा डाल लेते हैं, नीला दुपट्टा डाल लेते हैं, अंबेडकरवाद की बात करते हैं। वोट लेने के लिए तो जरूर अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब, बाबा साहब करते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, विधानसभा के अंदर होते हैं, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, उनके मुंह में ताला लग जाता है। वहां इनके लिए कोई बात वो नहीं करते। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जब बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित कराने का काम किया और पिछड़े वर्ग के लोगों को जब आरक्षण मिला, 27% अहिर गड़रिया काची कुर्मी लोहार कार बड़ई सुनार दुसाद समाज के लोग जब 27% आरक्षण में आए, मुखिया ये बनने लगे आरक्षण से। जब ये मुखिया बनने लगे, प्रधान बनने लगे, ब्लॉक के प्रमुख बनने लगे, आईएएस बनने लगे, पीसीएस बनने लगे, तो आपके आरक्षण को कौन रोक रहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके आरक्षण को अगर कोई रोक रहा था, वही लोग रोक रहे थे जो आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। फिर भी मैं इन पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ये पिछड़े समाज के लोगों, आपको सोचना होगा। आपके दुख और दर्द की बात को अगर किसी ने सोचा है तो बहुजन समाज पार्टी ने सोचा है और किसी ने नहीं सोचा है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं। धन्य है मानवर कांसीराम साहब। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं। राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथों में लेने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सलाह दी थी। और मेरे साथियों, इसमें मेरे साथी बैठे हैं, मेरे अनुसूचित जात के लोग बैठे हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं, ये वोट की पावर पहले किसको थी? ये वोट की पावर पहले किसको थी? आपको वोट का अधिकार नहीं था। वोट का अधिकार कैसे मिला? वोट का अधिकार पहले उसे था जो बीए पास होता। वोट का अधिकार उसे था, वोट का अधिकार उसे था जो इनकम टैक्स भरता होता। वोट का अधिकार उसे था जो बहुत बड़ा जमींदार होता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन जाते हैं, आपके वोट के अधिकार की लड़ाई हो रही थी, बात चल रही थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर वहां जाते हैं, किसी ने कहा वोट का अधिकार उसे होना चाहिए जो बीए पास हो। वोट का अधिकार उसे हो जो बहुत बड़ा जमींदार हो। वोट का अधिकार उसे हो जो इनकम टैक्स भरता हो। वोट का अधिकार उसे हो जो इनकम टैक्स भरता हो। बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा, इसमें तो हमारे लोग सारे वंचित रह जाएंगे। पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ, जहां पर पढ़ना हमें मना ही था। स्त्री शूद्रो शिक्षा ना दियताम, नारी स्त्री शूद्रो शिक्षा ना दियताम, जहां हमें शिक्षा का अधिकार ही वंचित था, तो हमारे लोग तो इससे वंचित रह जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां बैठे थे। बाबा साहब को जब बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, अपनी बात को रखने का अवसर जब प्राप्त हुआ, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, वोट का अधिकार उसे होना चाहिए जो बच्चा जन्म लेता है। जो बच्चा जन्म लेता है 18 से 21 वर्ष के लड़के को वोट का अधिकार होना चाहिए। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही। तो लोगों ने कहा, आपके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,
लेकिन इनको चिन्ह दीजिए, इनको छाप दीजिए। इस छाप को देख करके वोट डालने का काम करेंगे, इस छाप को देख करके वोट डालने का काम करेंगे। 17 सितंबर 1932 को हमें वोट का अधिकार मिला। बाबा साहब की चाहत थी, बाबा साहब की चाहत थी जो सेपरेट वोट का अधिकार था, जो हमारी रिजर्व सीटें थी, रिजर्व सीटों पर 2 वोट का अधिकार अनुसूचित जाति के लोगों को था। कराने की बात बाबा साहब अंबेडकर किए, लेकिन यहाँ की ताकतों ने, महात्मा गांधी एंड कंपनी के लोगों ने वो सेपरेट वोट का अधिकार हमें नहीं मिल पाया। उसके लिए उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, वो वोट का अधिकार नहीं मिला, हमें 1 वोट का अधिकार मिला। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं, ये जो वोट का अधिकार मिला है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत मिला है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में भारत का संविधान समर्पित कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर अपने घर जाते हैं, डबकचाल जहां बाबा साहब रहते थे। बाबा साहब उस दिन बड़ा प्रसन्न थे। शाम को लोग गए, शाम को लोग बैठे थे तो देखे कि बाबा साहब बहुत प्रसन्न थे, प्रफुल्लित थे। तो लोगों ने कहा, बाबा साहब आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जिस तालाब का पानी मुझे मुयस्सर नहीं था, जिसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़ा, जिस तालाब के पानी को जानवर पी सकते थे, लेकिन ये अनुसूचित जाति के लोग उस तालाब के पानी को नहीं पी सकते थे। आज मैंने भारत का संविधान लिख दिया है और भारत के संविधान में पैरा 17 में मैंने छुआछूत को, भेदभाव को मैंने खत्म करने का काम किया है। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, दूसरा मैंने ये किया है, 1 वोट 1 वैल्यू देने का काम किया है। जो राजा के वोट की कीमत होगी वही रानी के वोट की कीमत होगी, और जो राजा के वोट की कीमत होगी, जो रानी के वोट की कीमत होगी, वही एक मेहतरानी के वोट की कीमत होगी। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही और कहा, आज मैंने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही और कहा, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो। जब हमारे दीवारें नहीं होती थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, एक दिन तुम यहाँ के शासक बनोगे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही। हमें वोट का अधिकार मिला, हमें वोट का अधिकार मिल गया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आपसे पूछना भी चाहता हूं, शक्तियां 5 प्रकार की होती हैं। शक्तियां 5 प्रकार की होती हैं। पहली शक्ति कौन है? आप बहुत बड़े जिम्मेदार हो, बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा, उसी की तो लोग बात मानेंगे। और दूसरी शक्ति है, बहुत बड़े व्यवसायी हो, टाटा बिरला डालमिया धीरू अंबानी अडानी हो। मुझे नहीं लगता ना इसमें कोई बैठा है ना कोई इसमें बैठा है, तो भी शक्ति आपके पास नहीं है। तीसरी शक्ति है, आप सरकारी सेवा में हो, आप IAS हो, PCS हो, अधिकारी हो, जज हो, डॉक्टर हो, तभी आपकी लोग बात मानेंगे। वहां तो थोड़े ही लोग पहुंच पाए थे। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम किया, शिक्षा को महंगी करने का काम किया, वो भी अधिकार आपके पास नहीं है। चौथी शक्ति क्या है? सांस्कृतिक पावर। मुझे कहने में गुरेज नहीं, चौथी शक्ति सांस्कृतिक पावर है। इस देश में 14 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में पैसा गिनने वाली मशीनें लगी है, पैसा हाथ से नहीं गिना जा सकता। यह हिरगड़िया, काची कुर्मी, लोहार, कार, बड़ई, सुनार, तेली, तमोली, धोबी, धानुक, मुसार, दुसार समाज के लोगों, आपके बेटे संस्कृत से PhD कर ले, क्या उस मंदिर के पुजारी बनाए जाओगे? इस देश में 4 शंकराचार्य है, क्या आप उसके पुजारी बनाए जाओगे, शंकराचार्य बनाए जाओगे? वो भी शक्ति आपके पास नहीं है। 5वीं शक्ति जो मिली है, वोट की शक्ति मिली है। और वोट की शक्ति देते वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लखनऊ के तिलक हाल में
तिलक हाल में सभा को संबोधित करते हुए कहा था, ए मेरे लोगों, रोटी और बेटी का रिश्ता, रोटी और बेटी का रिश्ता आप अपने समाज में करें। वोट डालने के नाम पर एक साथ रह करके उस पार्टी को वोट करें जो पार्टी आपके भले के लिए सोचती हो, जो पार्टी आपके भले के लिए काम करती हो। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय आगाह किया था। जिस दिन आप लोग इस वोट की शक्ति को पहचान जाओगे, बड़े से बड़े लोग, बाबा साहब ने तो यूं कहा था, तिलक जैसे लोग आपके पैर के जूते के फीते को बांधने में भी गौरवान्वित होंगे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तिलक हाल 1948 में कही। मेरे दोस्तों, वोट का समय आता है, वोट का समय आता है। अब तो वोट का समय आ गया है। बहुरूपीय रंग बदल करके आएंगे, बहुरूपीय रंग बदल करके आएंगे। उनसे आपको होशियार रहने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मांस का टुकड़ा देता है, कोई दारू देता है, कोई अंडा देता है। मानवर कांशीराम साहब ने एक सलाह दी थी, जिस दिन हम एक ना बिकने वाला समाज तैयार कर देंगे, जिस दिन हम एक ना बिकने वाला समाज तैयार कर देंगे, हमसे कोई जीतेगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथी क्या मांस खाता है? बैल बोझा ढोता है, खच्चर बोझा ढोता है, क्या वो मांस खाता है? और कितना बलशाली होता है। घोड़ा क्या मांस खाता है? घोड़ा क्या मांस खाता है? घोड़ा मांस नहीं खाता, लेकिन उसमें इतनी शक्ति होती है, उसकी शक्ति से आज मोटर बनाई जाती है। जो रेल का इंजन चलता है, उसकी ही अश्वशक्ति से उसकी माप की जाती है। इस घोड़े की अश्वशक्ति से, उसकी ताकत से आज इंजनों की माप की जाती है, मोटरों की माप की जाती है। 85% के कमेरो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है। इस वोट के अधिकार की ताकत को पहचानो। आपके द्वारा ही इस शक्ति का मापन होगा। उस शक्ति का आप लोगों ने प्रयोग देखा, आप लोगों ने इस शक्ति को अभी तो थोड़ा ही देखा था। आज इस देश के प्रधानमंत्री को नीला दुपट्टा डाल के आना पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो स्वाभिमानी होते हैं, बगावत तो स्वाभिमानी लोग करते हैं, तलवे चाट करके। चापलूस तो तलवे चाट करके भी अपना काम निकाल लेते हैं। चापलूस तो तलवे चाट करके अपना काम निकाल लेते हैं। ये मार्शल काम के लोगों, आप यहां बैठे हो, अपनी ताकत को, वोट रूपी ताकत को पहचानने का काम करो। आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को हाथी वाले खाने पर बटन दबाने का काम करिए। जिस दिन बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, मानवर कांशीराम साहब ने जो नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मैंने देखा है यहाँ बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं, सरकारी जमीनें पड़ी हैं, किसी की जमीन नहीं, सरकारी जमीनें पड़ी हैं। रोड के किनारे साहब निकल रहे थे, देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे घरों में सिरकी और बरसाती डाल करके रहे। मानवर कांशीराम साहब ने कहा, जे कॉलोनी कहते थे जिस दिन हमारी सरकारें आएंगी मैं इनको आवास देने का काम करूंगा। तो ये मेरे लोगों, मैं आपसे अपील करता हूं, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को लाइए। और बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय अगर हमारी सरकार बनती है, आप लोगों ने सरकार बनाई तो 3-3 एकड़ जमीन प्रत्येक व्यक्ति को देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं। गरीब को घर देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। गरीब के घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। रसोईया है यहाँ, जिसे 8,000 10,000 मिलता है, मैं बताना चाहता हूँ उन रसोइयों को 25,000 रुपया से 30,000 रुपया महीना के बीच उन्हें नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी
को अपने हाथों में लीजिए जब राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी होगी। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा 3 जून 1995 को पहली बार जब बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की सबसे पहली बार 3-3 एकड़ के पट्टे दे करके आपके पड़ोस में ही जनपद है, वहां जाके देखिए, आजमगढ़, बलिया, छपरा के लोग मेरे जनपद में रहते हैं, बलिया निघासन विधानसभा में, कस्ता विधानसभा में रहते हैं। कितने लोगों को जमीन देने का काम किया है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं वहां जाकर के आप लोग पूछने का काम भी कर सकते। यहां तक ही नहीं, यहां मैंने ब्लॉकों में देखा है, धन्य है बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने गांव का कक्षा 5 पास 1,09,000 सफाई कर्मी की भर्ती करके आज उसको 1,09,000 सफाई कर्मी की भर्ती बहन कुमारी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने किया और 1,09,000 सफाई कर्मी आज उसको 46,000 रुपया मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। 46,000 रुपया ज्यादा है, 3 एकड़ जमीन ज्यादा है या 5 किलो गल्ला ज्यादा है? आपको तय करना होगा। ये आपको भिखारी बनाना चाहते, ये आपको मांगने वाला बनाना चाहते। बहुजन समाज पार्टी आपको देने वाला बनाना चाहती है। आपके बच्चे 2,000 रुपया किलो चावल बिके उसको खरीद कर खाने वाला बनाना चाहती है। 2,000 रुपये खरीद कर खाने वाला बनना चाहते हो या मांग कर खाने वाला बनना चाहते हो? आप लोग हाथ बटा करके बताइए, लेने वाला बनना चाहते हो या देने वाला बनना चाहते हो? देने वाला बनना चाहते हो ना? जब देने वाला बनना चाहते हो तो क्या करना होगा? आने वाले चुनाव के समय में हाथी वाले खाने पर आपको बटन दबाना होगा, तभी हमारी बात बनेगी, वरना हमारी बात नहीं बनने वाली। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आज हमारे बच्चे पुलिस में नपाई करने के लिए जाते हैं, छांट दिए जाते हैं जाति देख करके। याद करो जब बहन जी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में होता है, 88,000 टीचरों की भर्ती बहन कुमारी मायावती जी ने की एक ही चक्कर में। 48,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करके पैर में लगा दी गई चिप, जो नाप में आ गया, दौड़ में आ गया, 1 रुपया घूस नहीं पड़ी, वो लड़के हमारे पुलिस में भर्ती हो गए। ऐसा शासन चाहते हो या ऐसा शासन चाहते हो? अपराध के मामलों में मैं जब से आया हूं बिहार में देख रहा हूं एट्रोसिटी बढ़ी है। यहां तक ही नहीं, परसों नरसों की घटना है, तेजस्वी यादव के एक विपक्ष के नेता के घर के सामने फायरिंग हो रहा है। अरे लानत है ऐसी सरकारों को। मैं आपसे अपील करता हूं, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, इस बिहार की धरती पर अगर बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेगा, गुंडे और माफिया बाहर भाग जाएंगे। क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में देखा है 1,06,767 हिस्ट्री सीटर सीटें खोल करके गुंडे और माफियाओं को जेल के शीशों के अंदर बंद करने का काम किया था। आज हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जब तक बच्चे घर से स्कूल से घर नहीं आते, माता पिता का दिल धड़कता रहता है। याद करिए, भय मुक्त, अपराध मुक्त और विकास युक्त वातावरण चाहते हो तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले खाने पर आपको बटन दबाना होगा, तभी हमारा भला होगा, वरना हमारा भला नहीं होने वाला है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, दहक कर चिंगारी अंगार बनती है, रगड़ी जाती है जो टहनी वही पतवार बनती है। कुम्हार जिस मिट्टी को बेकार समझ कर रौंदता है, वही एक दिन मीनार बनती है। ज्यादा न बोलते हुए, हो सकता है हमारे साथियों से, हमारे लोगों से कोई गलती हुई हो, तो मैं आप लोगों से, ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध ने कहा है संघे शक्ति महाशक्ति। मैं कहना चाहता हूं, संगठित बिंदुओं से सिंधु मथल सकता है, कणों का संगठन पर्वत में बदल सकता है। मिलकर अगर चिंगारियां लौ बन जाएं तो मोम है, लोहा पिघल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय भोजपुरी।